आज से क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि अब यहाँ से अंग्रेज अपना नियम कानून लगाने वाले थे हमारे इंडिया के ऊपर। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक तरीके से क्या था, सारा का सारा प्रोसेस था जिसके थ्रू अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा किया। जैसे बंगाल का बात करें तो बंगाल में सिराजुद्दौला है ना, उसी प्रकार से मैसूर का बात करें तो टीपू सुल्तान, इन दोनों को मार के ख़त्म कर दिया गया। उसी प्रकार से थोड़ा सा हम लोग और बात करें, हाँ इधर का आप बात कर लो महाराष्ट्र की तरफ का, तो मराठा लोगों को मार के ख़त्म कर दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद यदि बात करें हम लोग कर्नाटका की तरफ, कित्तूर याद करो, रानी चन्नम्मा है ना, उनको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद यदि थोड़ा सा बात करें नॉर्थ इंडिया में तो पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, इन सब के जो राजा थे उन सबको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इन्होंने अलग अलग हथकंडे अपना के, अलग अलग षड्यंत्र रच के, पूरा लड़ाई पिट करके अलग अलग राजा को हर जगह पे, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर प्रकार के जगह पे इनका कंट्रोल हो चुका था। अब ऑब्वियस ही बात है ना कि भाई कि जब इतने बड़े राज्य पे आपका कब्जा हो चुका है तो आप क्या चाहोगे, हमारा नियम कानून चले, हमारा रूल चले, हम जो चाहें वो हो जाए, है ना। तो अब इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, अपना एक नया ही एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अपना सारा नियम कानून पॉलिसी वॉलिसी जो है सारा किसका चलने वाला है, अंग्रेजों का चलने वाला है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है। इसमें हमारे सामने एक और गवर्नर जनरल का नाम आएगा, वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, आपके मन में डाउट हो गया होगा कि सर ये गवर्नर जनरल बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे हैं। क्यों बहुत सारे हैं? क्योंकि देखो अंग्रेज का कंट्रोल जो इंडिया के ऊपर वो थोड़ा छोटा थोड़ी था, बहुत बड़ा था ना। तो ये जो गवर्नर जनरल है इसमें एक आदमी नहीं थे, बहुत सारे ऑफिसर थे बेसिकली। जैसे हमारे इंडिया में क्या लगता है आपको कि क्या डीएम एक ही है, एसपी एक ही है? बहुत सारे हैं भाई। क्यों बहुत सारे हैं? क्योंकि इतना बड़ा हमारा इंडिया है, इतने बड़े को कंट्रोल करने के लिए एक डीएम एसपी से तो काम होने वाला है नहीं। उसी प्रकार से अंग्रेज के अंदर में बहुत सारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट हुआ करता था आदमी का, है ना, ऑफिसर का। तो उसी में से हमारा एक और गवर्नर जनरल का नाम यहाँ पे आ रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। इनका जो पूरा टाइम पीरियड रहा काम करने का वो रहा 1773 से लेकर 1785 तक, ठीक है। was one of the important figures who played a vital role in the expansion of company power। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को बढ़ाने में वॉरेन हेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़े ऑफिसर थे। ऑब्वियसली बात भाई, ऑफिसर है तो अंग्रेज जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है अंग्रेजों के पावर को बढ़ाने में, ठीक ना। आगे, बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। यानी कि जब ये ऑफिसर थे वॉरेन हेस्टिंग, इनके ऑफिसर होने के टाइम पीरियड में ही, यानी कि जब ये ऑफिसर थे उस समय पे अंग्रेजों ने बंगाल पे पूरी तरीके से कब्जा किया, बॉम्बे पे पूरी तरीके से कब्जा किया, वही बॉम्बे जिसको हम लोग आज मुंबई के नाम से जानते हैं, है ना। उसी प्रकार से मद्रास जिसको हम लोग आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब अंग्रेजों ने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास इन तीन अलग अलग जगहों पर जो कब्जा किया, अपना कंट्रोल जमाया। इनमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? गवर्नर जनरल किसका? वॉरेन हेस्टिंग का रहा। वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे बेसिकली, बहुत बड़ा पोस्ट होता है अंग्रेजों के अंदर में। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेहरा था अंग्रेजों के पावर को बढ़ाने में, है ना। इन्होंने बहुत पावर बढ़ाया अंग्रेजों का, कोई कसर नहीं छोड़ा। उसके बाद अच्छा यहाँ पे ना आपके सामने एक वर्ड आएगा, प्रेसिडेंसीज। याद रखिएगा, कई बार आपके सामने ये वर्ड आएगा क्लास 8 में। ब्रिटिश टेरिटरीज वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज का सिंपल सा मतलब है कि अंग्रेजों का ना हेड क्वार्टर हुआ करता था। जैसे हम लोग यदि बात करें कि हमारे इंडिया का जो सबसे मेन ऑफिस है, यानी कि पूरे इंडिया का हम लोग बात करें तो इंडिया का सबसे जो मेन ऑफिस है कहाँ पे आपका? दिल्ली में है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो जैसे आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आपका सीबीएसई से एफिलेटेड है, तो सीबीएसई का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। आप लोग किताब पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। उसी प्रकार से आपका पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा कहाँ पे है? दिल्ली में है। आपका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जो टॉप लेवल का आपका इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो सारा का सारा आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। यानी कि उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारे पूरे इंडिया को चलाया जाता है इसी तरीके से। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने अपने सुविधा के लिए अपना अलग अलग एरिया डिफाइन कर लिया था। मतलब कि उन्होंने अपने हेड क्वार्टर अलग अलग जगह पे बना दिया था। उसी को हम लोगों ने क्या कहा दिया? प्रेसिडेंसी कहा दिया। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अंग्रेज एक जगह पर रह के पूरे इंडिया को रूल नहीं करते थे, वो अलग अलग जगह पर अपना हेड क्वार्टर बनाते थे और वहीं से वो पूरे इंडिया को
रूल करते थे। उसी को हमने क्या नाम दे दिया, प्रेसिडेंसी दे दिया। जैसे देयर वेर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो अंग्रेजों ने 3 जगह पर अपना हेडक्वार्टर बनाया था। हेडक्वार्टर मतलब प्रेसिडेंसी। तो बंगाल मतलब पूरे इंडिया में अंग्रेजों ने 3 जगह पर अपना हेडक्वार्टर बनाया था, वहीं से वो पूरे इंडिया के ऊपर रूल करते थे। पहला था हमारा बंगाल, ये तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि पहली बार ही वो कदम कहाँ रखे थे, बंगाल में। तो पहला हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे था, बंगाल। दूसरा मद्रास और तीसरा बॉम्बे। बंगाल तो हम लोग आज सिंपली वेस्ट बंगाल के नाम से जान रहे हैं, मद्रास मतलब चेन्नई और बॉम्बे मतलब मुंबई। अच्छा अब जरा इसमें देखो तो ध्यान से, क्या ये 3 जगह पे इनका हेडक्वार्टर है कि नहीं। बंगाल किधर है, ईस्ट में। मद्रास किधर है, साउथ में, चेन्नई साउथ में हमारा है। और बॉम्बे किधर है हमारा, वेस्ट में, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक और सबसे बड़ी बात, जो कि इनका नॉर्थ में भी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नॉर्थ में अपना कुछ खास हेडक्वार्टर बनाया नहीं था, लेकिन नॉर्थ में इसका कब्जा था। याद रखिएगा, नॉर्थ में इसका कब्जा था, लेकिन नॉर्थ में कोई इन्होंने अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाया था। लेकिन एक बार बताइए जरा कि नॉर्थ में इनका सबसे ज़्यादा कब्जा कहाँ पे था, पंजाब में। ऑब्वियस ही बात है भाई। तो कहने का मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों जगह पे इनका कब्जा हो चुका था, लेकिन 4 जगह में से 3 जगह पर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था ताकि इंडिया को अच्छी तरीके से रूल किया जा सके, है ना। आगे, ईच प्रेसिडेंसी वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। और जितने भी हेडक्वार्टर थे, जैसे बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में, इन सभी प्रेसिडेंसी का, यानी कि इन सभी हेडक्वार्टर का एक लीडर हुआ करता था। उसको, उसका क्या नाम था, मतलब उसका नाम नहीं, बेसिकली उसका पोस्ट क्या था, गवर्नर। बात समझ में आ रही है। मतलब कि बंगाल हमारा एक हेडक्वार्टर हुआ, मद्रास हमारा एक हेडक्वार्टर हुआ और बॉम्बे एक हेडक्वार्टर हुआ। उस हेडक्वार्टर का जो एक लीडर हुआ करता था, जो सबसे मेन, उस मतलब कि उस पोस्ट का नाम था गवर्नर। और पोस्ट का नाम गवर्नर है तो वैसी बात है, जो उसके ऑफिसर होंगे, जो यानी कि जो गवर्नर होगा वो भी कौन होगा, अंग्रेजी होगा, है ना। वही बात इसमें है। तो ऐसा गवर्नर को सिंपली आप इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे बिहार में पूरे गवर्नर कितने हैं, एक ही है। इसका मतलब कि पूरे बिहार में जो होना है वो किसका जिम्मेदारी है, देखभाल का, गवर्नर का है। उसी प्रकार से अलग अलग प्रेसिडेंसी में, अलग अलग हेडक्वार्टर में उसको देख रेख करने का काम किसका था, गवर्नर का काम था, ठीक है ना। यानी कि 3 प्रेसिडेंसी तो गवर्नर भी कितना, 3। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। लेकिन इसके भी ऊपर में कोई रहा होगा। कहने का मतलब हर प्रेसिडेंसी का, यानी कि हर हेडक्वार्टर का एक लीडर कौन, गवर्नर। उसका भी लीडर कौन, गवर्नर जनरल, क्योंकि इसमें 2 वर्ड है, गवर्नर भी है, जनरल भी है। तो कहने का मतलब जैसे आपका मद्रास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं। बंगाल क्या था, अंग्रेजों का पहला हेडक्वार्टर। तो इस हेडक्वार्टर का लीडर कौन, गवर्नर। और उसका भी लीडर कौन, गवर्नर जनरल। अच्छा, फिर गवर्नर जनरल का भी लीडर कौन, महारानी एलिजाबेथ, जो कहाँ बैठी हुई थी, इंग्लैंड में। वो वहां से आदेश देती थी इन लोगों को, गवर्नर जनरल को, कि ये करो वो करो। फिर गवर्नर जनरल आदेश देता था किसको, गवर्नर को। फिर गवर्नर आदेश देता था अपने छोटे मोटे ऑफिसर को, पुलिस को, आर्मी को, इन सबको। अब बात समझ आया। तो याद रखिएगा कि हर एक प्रेसिडेंसी, यानी कि हर एक हेडक्वार्टर किसके अंडर में था, पहला गवर्नर के अंडर में। गवर्नर किसके अंडर में था, गवर्नर जनरल के अंडर में था। और गवर्नर जनरल किसके अंडर में, क्वीन एलिजाबेथ, है ना, जो कहाँ पे बैठी हुई थी, इंग्लैंड में। यानी कि वहीं से बैठ के वो पूरा इंडिया के ऊपर रूल करवा रहे थे। वो जो बोलती थी क्या हो जाता था, सिंपल, है ना। आगे तो बताओ, वेरेन हेस्टिंग हमारा कौन था, ये गवर्नर जनरल या केवल गवर्नर, गवर्नर जनरल था। कहने का मतलब इनका डायरेक्ट संपर्क किससे हुआ करता था, क्वीन एलिजाबेथ से हुआ करता था। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, ये आम आदमी तो था नहीं, बहुत बड़ा आदमी था, इसीलिए इनका रोल बहुत बड़ा है ब्रिटिश के पावर को बढ़ाने में, वो भी कहाँ पे, इंडिया में, ठीक ना। आगे, हाँ, वेरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। भारत में जब अंग्रेज रूल कर रहा था तो सबसे पहला गवर्नर जनरल अंग्रेजों का कौन था, वेरेन हेस्टिंग था। उसके बाद बहुत सारे गवर्नर जनरल बने, लेकिन सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वेरेन हेस्टिंग था। वैसी बात है भाई, पहला है तो सबसे ज़्यादा रोल इसी का होने वाला है अंग्रेज के पावर को बढ़ाने में, है ना। आगे तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिफॉर्म लाए थे, यानी कि अलग अलग प्रकार के पॉलिसी लाए थे इंडिया को रूल करने का। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड। इन्होंने इंडिया के अंदर जस्टिस को लेकर, यानी कि न्याय को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर बेसिकली इन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया था। क्या सिस्टम था, जरा देखो ध्यान से। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स।
अ क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम लोग फौजीदारी अदालत भी कहते थे, एंड अ सिविल कोर्ट जिसको हम लोग दीवानी अदालत कहते थे। देखो इसका ना आप सिंपली ऐसे समझो, जैसे एग्जांपल है तो हम लोग बिहार का अपना, पूरे बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 38 है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, पूरे बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। तो वॉरेन हास्टिंग ने कहा कि यार देखो हर जिला में तो क्राइम होता ही है, कोई इसको मार दिया, कोई इसको मार दिया, है ना, कोई इसके मुर्गी को छुड़ा लिया, कोई उसके मुर्गी को छुड़ा लिया, तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है ना कई बार गाँव में। तो वॉरेन हास्टिंग ने कहा कि तुम अपने न्याय को पाने के लिए कहीं और दूसरे जगह मत जाओ, तुम्हारे ही जिला में हम 2 कोर्ट खोल देते हैं और वहीं पे तुम जाओ और वहीं पे तुमको अपना फैसला मिल जाएगा, यानी कि तुम्हारा न्याय वहीं पे सुन लिया जाएगा, तुम्हारा जो बात होगा वहीं पे सुन लिया जाएगा। तो बेसिकली वॉरेन हास्टिंग के कहने पे हमारे हर एक जिला में उस समय पे जो भी इंडिया के अंदर जिले रहे होंगे, जितने भी रहे होंगे 500 600 जो भी थे, मतलब हर जिला में 2 कोर्ट खोला गया न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। पहला कोर्ट का नाम पड़ा क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन पहले क्या बोलते थे हम लोग? फौजीदारी अदालत। यानी कि आप क्रिमिनल कोर्ट बोलो या फौजीदारी अदालत बोलो, दोनों का मतलब सेम है। हम लोग आज बोलते हैं ना क्रिमिनल कोर्ट, पहले क्या बोलते थे हम लोग? फौजीदारी अदालत, ठीक ना। ये पहला कोर्ट हुआ। दूसरा कोर्ट खोला गया सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट का नाम था दीवानी अदालत। दीवानी अदालत ये पहले लोग बोलते थे उस समय पे, ठीक ना। तो ये 2 प्रकार का कोर्ट हर जिला में अंग्रेजों के द्वारा खोला गया, ताकि इंडिया के लोगों को जो भी समस्या है जस्टिस को लेकर, न्याय को लेकर, वो वहीं पे मिल जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हमारे फायदे के लिए रहा होगा? हमारे फायदे के लिए था ये? मतलब हाँ, मतलब अपने फायदे को सोचकर उन्होंने हमारे लिए बनाया था। कहने का मतलब देखो अब होता क्या था ना, बेसिकली पहली बात तो हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा है? अंग्रेज। तो हमारे पास, हमारे साथ यदि कोई समस्या होगा तो किसको जाके बोलेंगे? अंग्रेज को बोलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अंग्रेज हम सबका बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सारा आदमी हमारे पास ना आ सके, इसलिए बीच में क्या खोल दो? एक कोर्ट खोल दो। पहले हमारे पास आने से पहले कहाँ चल जाएगा? वो कोर्ट चल जाएगा। और कोर्ट में भी लोग कौन बैठेंगे बताओ? इंडियन ही लोग बैठेंगे, लेकिन उसके ऊपर नज़र किसका होगा? अंग्रेज का होगा। सिंपल। तो देखो ये अपना काम आसान करने के लिए क्या कर दिया? कोर्ट खोल दिया। सिंपल, है ना। आगे बढ़ते हैं। खैर इससे हम लोगों को भी फायदा मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें अल्टीमेट बेनिफिट किसका था? अंग्रेजों का था। उन्होंने अपना काम आसान कर लिया, है ना। आगे हाँ, द क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम लोग फौजीदारी अदालत के नाम से भी जानते थे, वेयर अंडर अ काजी। काजी का मतलब होता है जज, याद रखना, काजी का मतलब जज। एंड अ मुफ्ती। मुफ्ती का मतलब पता है क्या होता है? अ पर्सन हु एक्सपेंड द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। यानी कि जो जज हैं वो जो भी नियम कानून बनाएंगे उसको पालन करवाने का काम, यानी कि उसको लोगों तक फैलाने का काम किसका होता था? मुफ्ती का काम होता था। याद रखिएगा, मुफ्ती बेसिकली आदमी था, मतलब एक आदमी नहीं, मुफ्ती मतलब उसमें बहुत सारे लोग, जिसका काम क्या था कि जो जज कानून बनाएगा उस कानून को लोगों तक फैलाना। क्योंकि हमारे पास उस समय पे इतना बड़े लेवल पे न्यूज़पेपर नहीं था, टीवी नहीं था, सोशल मीडिया हमारे पास नहीं था, तो लोगों को कानून के बारे में पता चलेगा कैसे? पता चलेगा जब आप बुल के बताएंगे लोगों को, है ना। जैसे आज क्या है कि आज यदि इंडिया में कोई भी नियम कानून बनता है तो हमको घर बैठे पता चल जाता है। हमारे पास फ़ोन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, सबसे बड़ी बात न्यूज़ डेली चलता रहता है, उसमें 24 घंटा चलता रहता है। तो आज हमारे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना बड़ा आसान हो गया। लेकिन उस समय पे क्या होता था, दोनों कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट में यदि कोई कानून निकलता था, जज निकालते थे, तो उसको फैलाने का काम किसका होता था? मुफ्ती का, है ना। मुफ्ती बेसिकली आदमी हुआ करते थे बहुत सारे, वो घूम घूम के लोगों को बताते थे कि देखो भैया ये गलती मत करना, क्योंकि इस गलती का क्या है, कानून बन चुका है, और गलती करोगे तो फिर सजा मिलेगा, है ना। तो याद रखिएगा पहला कि जो क्रिमिनल कोर्ट है जिसको हम लोगों ने फौजीदारी अदालत बोला, इसमें बेसिकली जो जज थे उसको हम लोग बोलते थे काजी, है ना। इसमें 2 ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक है काजी जिसको, जो कि जज होते थे, जो फैसला सुनाते थे, और इसमें दूसरा था कौन? मुफ्ती। मुफ्ती का काम होता था कि जो कानून हमारे जज ने बनाया है उसको लोगों तक पहुंचाना, फैलाना, सिंपल। बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। लेकिन ये सब काम जो करेंगे मुफ्ती या फिर काजी, किसके अंडरशिप में, यानी कि किसके लीडरशिप में? कलेक्टर के लीडरशिप में। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये कलेक्टर क्या है? ये कलेक्टर ठीक वही कलेक्टर है जिसको हम लोग आज डीएम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो डीएम आज हमारे हर एक जिला में आपको दिखता है एक, ये डीएम का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये डीएम का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के समय का ही है। और उस समय पे भी एक जिला में एक ही डीएम हुआ करता था, और आज भी एक ही जिला में एक ही डीएम होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हमने आपको शायद पहले वाले चैप्टर में भी कहा था
कि कुछ ऐसे तौर तरीके रूल करने का जो अंग्रेजों का था उनको हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनका कुछ तरीका रूल करने का ठीक था, बढ़िया था। जो खराब था हम लोगों ने उसको लात मार के भगा दिया। वो क्यों फॉलो करेंगे हम? कहने का मतलब जो इंडिया के लोगों के लिए सुटेबल रहेगा वही फॉलो करेंगे ना। तो कुछ कुछ जैसे 100 कानून है, 100 कानून में से 10-20 कानून ऐसे होते थे जो कि ठीक होता था, तो उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। जो बेकार था हम लोगों ने उसको हटा दिया, सिंपल है ना। तो बेसिकली जो कोर्ट हमारा चलता था, पहला क्रिमिनल कोर्ट, वो क्रिमिनल कोर्ट 2 आदमी के द्वारा चलता था। उसमें पहला आदमी था जो हेड था, वो था जज, जो फैसला सुनाएगा। दूसरा मुफ्ती, जो कि लोगों को कानून बताएगा कि क्या कानून है। लेकिन ये दोनों किसके अंदर में काम करेंगे? कलेक्टर के अंदर में काम करेंगे। और वो कलेक्टर बेसिकली होता कौन था बताओ? अंग्रेज का ऑफिसर, अंग्रेज का ऑफिसर, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसी कलेक्टर को आज हम लोग डीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्रिमिनल कोड का बात। लेकिन अब सिविल कोड का बात कर लेते हैं। सिविल कोड, जिसको हम लोग दीवानी अदालत के नाम से जानते थे, वेर अंडर द मौलवी एंड हिंदू पंडित हु इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखो इसमें हुआ क्या, समझना ध्यान से। जो हमारा जो हमारा सिविल कोड था ना, इस सिविल कोर्ट में बेसिकली 2 इंसान का बहुत बड़ा रोल है। एक मौलवी, और दूसरा हिंदू पंडित। अब सवाल है कि सर ये हिंदू पंडित का मतलब? हिंदू पंडित का मतलब जो हिंदू पंडित है, सिंपल सा, जो कि पूजा पाठ कराने में बहुत बिजी है। मतलब कि जो आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं, जिनका मेन काम क्या है? पूजा पाठ कराना। और उस समय पर तो ये बहुत ज़्यादा था, मतलब जो हिंदू पंडित थे उस समय पर उनका मेन काम क्या होता था? पूजा पाठ कराना होता था। तो हिंदू का सबसे उस समय पे ज्ञानी आदमी कौन? हिंदू पंडित। उसी प्रकार से मुस्लिम का सबसे ज्ञानी कौन आदमी? मौलवी। जैसे हम लोग अपने हिंदू धर्म में पूजा पाठ कराना होता है, यानी कि जो कोई भी शुभ काम होता है तो हम लोग किसको बुलाते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए? पंडित जी को बुलाते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में यदि वो लोग कोई अपना कुछ अच्छा सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई इनका रीति रिवाज अपना है, तो वो लोग किसको बुलाते हैं? मौलवी को बुलाते हैं। तो जो सिविल कोड था, इसमें 2 आदमियों को जगह दिया गया। हिंदू पंडित को किसके लिए? हिंदुओं के लिए। और मौलवी को किसके लिए? मुसलमानों के लिए दिया गया। साहब बोला गया कि देखो भैया, तुम हिंदू पंडित हो तो तुम्हारे रिलीजन के अंदर क्या धर्म है, क्या रीति रिवाज है, तुम अच्छे तरीके से जानते हो। और मौलवी को बोला गया कि देखो भैया, तुम ना मुस्लिम के अंदर कितने रीति रिवाज हैं वो सब तुम जानते हो। और उस समय पे हमारे इंडिया में मेजर 2 ही रिलीजन थे, क्रिश्चियन भी थे, सिख भी थे, लेकिन मेजर 2 थे, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू का सारा समस्या का समाधान करने के लिए क्या हुआ? हिंदू पंडित बैठाया गया। और मुस्लिम के सारे समस्या का समाधान करने के लिए मौलवी बिठाया गया, है ना। आगे बढ़ता है। तो अब क्या लगता है आपको कि मौलवी और हिंदू पंडित, यानी कि मौलवी मतलब मुसलमानों के लिए और हिंदू पंडित मतलब हिंदुओं के लिए, तो क्या उस समय पे दोनों का रीति रिवाज सेम था? नहीं भाई, उस समय पे भी अलग था, आज भी अलग है। पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, रीति रिवाज मनाने का अलग तरीका अलग है, फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग है, कपड़ा पहनने का भी तरीका अलग है ना। अब लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? लेकिन हाँ, हु इंटरप्रेटेड हिंदू लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ये दोनों ने बेसिकली करते क्या थे? कलेक्टर को बताते थे, मतलब कलेक्टर को ये दोनों बताते थे कि हमारे हिंदू धर्म में क्या परंपरा है और मुस्लिम धर्म में क्या परंपरा है। क्योंकि देखो भाई, कलेक्टर है कौन? अंग्रेज का ऑफिसर। उसको थोड़ी पता है कि हमारे हिंदू में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको थोड़ी पता है कि हमारे मुस्लिम धर्म में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बेसिकली इन दोनों को क्यों रखा गया था? ताकि ये दोनों बता सके अपने अपने धर्म के बारे में। किसको? कलेक्टर को। और ये कलेक्टर था कौन? अंग्रेज का ऑफिसर था, सिंपल है ना। आगे, A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretation of local laws based on different schools of धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र का मतलब होता है संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, बेसिकली जो हिंदू पंडित थे और जो मौलवी थे, इन दोनों ने जब अपने अपने धर्म के बारे में, अपने अपने रीति रिवाज के बारे में कलेक्टर को बताया ना, कलेक्टर का बेचारा माथा फिर गया। क्यों माथा फिर गया? क्योंकि देखो ऑब्वियस ये बात है, उस समय पे भी और आज भी आप देखेंगे तो हमारे हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज हैं। मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं, हिंदू में भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं। तो जब हिंदू पंडित ने अपना रीति रिवाज बताया अपना कलेक्टर को, और मुस्लिम ने भी बताया, तो कलेक्टर को लगा यार कैसा आदमी है, दोनों का अपना अलग अलग रीति रिवाज है, इन दोनों का यदि हम सुनेंगे ना मेरा माथा खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करो, इन दोनों के बातों को एक जगह पर कंपाइल कर दो। मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे ना फैसला सुनाने में दिक्कत किसको होता? कलेक्टर को, क्योंकि दोनों का नियम कानून अपना अलग है। हिंदू में अलग परंपरा है, मुस्लिम में अपना अलग परंपरा है।
तो यहाँ पे कलेक्टर बोलता है ना कि यार देखो तुम दोनों का अपना अपना धर्म है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोग में ना रिलीजन मतलब तुम लोग में रीति रिवाज बड़ा अलग है, तुम्हारे में ये धर्म मतलब तुम्हारे में ये रीति रिवाज है, तुम्हारे में ये रीति रिवाज है। कलेक्टर हो गया बेचारा कन्फ्यूज। वो बोला ना हम क्या करेंगे, सिंपल तुम दोनों के रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन लॉ बनाएंगे जो दोनों पे लागू होगा, हिंदू पे भी और मुस्लिम पे भी। क्या यही चीज़ हमारे इंडिया में आज नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या लगता है आपको इंडिया में आज मुस्लिम के लिए कानून अलग है, हिंदू के लिए कानून अलग है? नहीं। यदि ऐसा होता तो सोचो हमारा कानून का किताब आज कितना मोटा होता। हिंदू के लिए अलग कोर्ट होता, मुस्लिम के लिए अलग अलग कोर्ट होता, लेकिन क्या कोर्ट अलग है? कोर्ट एक है। तो यहाँ पे कलेक्टर ने भी क्या बोला कि भले ही तुम्हारा धर्म अलग अलग है, हिंदू हो मुस्लिम हो अलग है, रीति रिवाज भी दोनों का अलग है, लेकिन दोनों का एक कॉमन कानून होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो हिंदू धर्म में हमारे जो मेन रीति रिवाज है वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? संस्कृत वाले किताबों में लिखे हुए हैं, बेसिकली संस्कृत में जो पुराने हमारे पुराना लैंग्वेज था। अगला, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। N.B. Halhed translated this digest into English. By 1778 a code of Muslim law was also compiled for the benefit of European judges. अब हिंदू के कितने रीति रिवाज हैं, ये पूरा का पूरा एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए 11 पंडित को इकट्ठा किया। किसने? अंग्रेजों ने। यानी कि पूरे हिंदू में क्या रीति रिवाज है, कैसे क्या होता है, ये पूरा पता लगाने के लिए अंग्रेजों ने कितना पंडित इकट्ठा किया? 11 पंडित इकट्ठा किया और सभी को बोला कि तुम सब बैठ के हमको ये बताओ कि तुम्हारे हिंदू धर्म में कितने रीति रिवाज है, और जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी कानून है तुम्हारे अंदर, सब एक जगह पे लिखो। ठीक है, लिख दिया। लेकिन लिखा किस में? संस्कृत में लिखा या फिर हिंदी में लिखा होगा, लेकिन क्या अंग्रेज को समझ में आता? वो नहीं। तो एक आदमी हमारे पास है, N.B. Halhed, इंग्लिश है ये, अंग्रेज आदमी था। अब देखो तुम ना ये मत मानना कि अंग्रेज है तो उसको हिंदी टू इंग्लिश नहीं करना आता होगा, या फिर इंग्लिश टू हिंदी करना नहीं आता होगा। आता था, बिल्कुल आता था। कुछ कुछ लोग ऐसे होते थे जिसको कि दोनों भाषा का नॉलेज होता था, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो N.B. Halhed ने क्या किया, इन सारे रीति रिवाज जो हिंदुओं का था उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और ट्रांसलेट करके एक कॉमन किताब बना के जाके किसको दे दिया? कलेक्टर को। अब कलेक्टर को आसानी हो गया, अब वो आराम से इंग्लिश पढ़ पा रहा था। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ ये हुआ, यानी कि हिंदुओं के रीति रिवाज को समझने के लिए 11 पंडित बुलाया गया, उसी प्रकार से मुस्लिम के पूरे रीति रिवाज को समझने के लिए मौलवी को बैठाया गया। बोला कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है, तुम जरा लिख के बताओ। तो उन्होंने भी लिख के बताया, उनके भी पूरे बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, और ट्रांसलेट दोनों का करने के बाद दोनों को मिला के कॉमन लॉ बनाया गया, और ऐसा कानून निकला जो दोनों पे क्या होगा? लागू होगा। बात समझ आ रही है? देखो यहाँ पे ना अंग्रेजों ने कितना अच्छा काम किया। अंग्रेज बुरे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा रास्ता निकाला। ये चाहते तो बिना पंडित को बुलाए, बिना हिंदू के अंदर क्या होता है, मुस्लिम के अंदर क्या होता है, बिना ये जाने अपना खुद का एक कानून बना सकता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा काम क्या किया, इन्होंने अच्छा एक काम ये किया कि जो हिंदू के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है उसको बुलाया, जो मुस्लिम के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है उसको बुलाया, और बुला के बोला कि बैठ के लिखो पहले क्या क्या होता है तुम्हारे अंदर। लिखा, और दोनों का कानून मतलब दोनों का बात पढ़ने के बाद उन्होंने अपना एक कॉमन लॉ बना दिया जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया, है ना। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया था। आगे बढ़ते हैं। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पे अंग्रेज एक नया कानून निकालते हैं। कानून निकलता है कब? 1773 में, और इस कानून के तहत ये एक सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। और याद रखिएगा उस समय पर जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वही सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आज भी हमारे इंडिया में चल रहा है। अंग्रेजों ने बोला ना कि यार देखो हर जिला में तो हम 2 कोर्ट बना ही दिए हैं, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन क्या पता कि मामला थोड़ा सा बड़ा गंभीर हो जाए। मतलब हर जिला में तो कोर्ट है, समस्या का समाधान वहीं पे हो सकता है, लेकिन क्या पता कुछ ऐसा बात हो जो कि छोटे लेवल पे सिमट ही ना सके, यानी कि छोटे लेवल पे उसका निपटारा ना हो सके सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में। तो क्यों ना एक ऐसा भी कोर्ट बनाया जाए जो कि अल्टीमेट कोर्ट होगा, सब कोर्ट का हेड होगा। वहाँ पे बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट उस समय से लेकर आज तक हमारे इंडिया में है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि कुछ कुछ मामला जो है छोटे लेवल पे नहीं होता था सॉल्व, तो उसको बड़े लेवल पे लेकर जाया गया और उसके लिए बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक ना। आगे दी सदर निजामत अदालत, ये क्या था?
अ टाइप ऑफ क्रिमिनल कोड वॉज ऑल्सो सेट अप एट कलकत्ता, यानी कि ये भी एक कोर्ट ही था, लेकिन ये कैसा कोर्ट था? क्रिमिनल कोर्ट था। इसका नाम था सदर निजामत अदालत, ये एक अलग ही कोर्ट था। इस कोर्ट को कहाँ पे बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था, ठीक ना। और ये बेसिकली एक क्रिमिनल कोर्ट के जैसा ही था। द मेन जॉब ऑफ कलेक्टर वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेज, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। देखो यहाँ पे तो हमारा बात पूरा कोर्ट वोर्ट का खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ना कलेक्टर का काम दिया गया है कि आखिर कलेक्टर का रोल क्या होता था। आप आज बताइए जरा पहले कि आज आप कलेक्टर का क्या रोल देखते हैं, यानी कि जो डीएम होता है, पहले हम लोग बोलते थे कलेक्टर, आज बोलते हैं डीएम, है ना। आज आपको डीएम का रोल क्या दिखता है? डीएम का रोल ये दिखता है कि गर्मी बहुत बढ़ गया तो गर्मी का छुट्टी कब होना है वो तय करेगा, ठंडे में झाड़ा बढ़ गया तो ठंडा का छुट्टी कब होना है वो तय करेगा, है ना। उसी प्रकार से एक जिला में कहाँ पे कौन सा ब्रिज बनना है, कहाँ कितना पैसा लगने वाला है, यदि एक जिला में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके सुरक्षा का इंतजाम करना, ये सब काम किसका है? डीएम का काम है। उसी प्रकार से एक जिले के अंदर कितना टैक्स वसूला जाएगा, ये सब काम किसका है? डीएम का काम है। यही काम डीएम का अंग्रेजों के समय में भी था। तो अंग्रेजों के समय में जो डीएम था वो क्या काम करते थे? टैक्स वसूलते थे हर लोगों से। उसके बाद जजेज ने जो कानून निकाला, कोर्ट के जो जज हुआ करते उन्होंने जो कानून निकाला या फिर जो उन्होंने बात कहा, उसको हर जगह पे पहुंचाने का भी काम किसका था? डीएम का काम था, ठीक ना, सिंपल। और वो भी किसके मदद से करते थे? वो दरोगा, पुलिस, इनके मदद से। यानी कि जब भी डीएम गांव में कोई कानून बताने के लिए जाते थे, उसके पीछे हमेशा 10-15 गो पुलिस चलता था, ताकि उसके ऊपर कोई हमला न कर दे, क्योंकि डीएम बहुत बड़ा आदमी होता है ना, एक जिले का मालिक होता है पूरा, ठीक है, ये चीज़ था। द ऑफिस ऑफ कलेक्टर वॉज द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो जो कलेक्टर का ऑफिस हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्ट्रेट बोलते हैं। जैसे अभी भी आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप पटना के गांधी मैदान जाओ, पूरा का पूरा एक एरिया है कलेक्ट्रेट। वो मतलब हो गया कि उसमें सारा काम जो है ना किसका होता है? डीएम का काम होता है, यानी कि बड़े लेवल का काम होता है। तो जो डीएम का ऑफिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्ट्रेट बोलते हैं। तो डीएम का ऑफिस भी क्या एक पावर का सेंटर बना? क्या वहाँ से भी पावर चलता था? बिल्कुल चलता था भाई। कहाँ पे कितना टैक्स लेना है, डीएम क्या क्या ऑर्डर देगा, कहाँ पे वो क्या बनवाएगा क्या नहीं करेगा, वहीं से तो डिसाइड हो रहा है ना। लेकिन डीएम के ऊपर भी कौन है? डीएम के ऊपर भी अंग्रेज है। तो डीएम बेसिकली थोड़ा सा लो लेवल पे हो गया, उस समय की बात कर रहे हैं। अभी भी तो डीएम का बहुत पावर है अभी भी, लेकिन उस समय पे डीएम का उतना रूल खास कुछ होता नहीं था। ये सिंपल सा एक आदमी होता था ऑफिसर अंग्रेज का, जिसका अलग अलग काम बटा हुआ था, ठीक ना। तो बेसिकली डीएम के पास भी अच्छा खासा पावर हुआ करता था उस समय पे। चलो यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? चलो अगला हम लोग डिस्कस करेंगे द कंपनी आर्मी के बारे में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।